हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कलकत्ता में ब्रिटिश सेटलमेंट कैसे हुआ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कलकत्ता में ब्रिटिश सेटलमेंट को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने जो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, हमने 1600 का चार्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है 1600 के चार्टर से। इसके बाद हमने कई सारे सेटलमेंट पढ़े हैं। जैसे 1613 में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट होता है सूरत में, जहाँ पर वो एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मद्रास में, तो मद्रास में ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट हमने पढ़ा। फिर हमने बॉम्बे में पढ़ा कैसे उनका वहाँ पर सेटलमेंट हुआ। और अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश सेटलमेंट कैसे हुआ कलकत्ता में। ये सारे सेटलमेंट हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, लीगल हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पास्ट की चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो हमेशा की तरह ही आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे बैकग्राउंड कि ब्रिटिश के सेटलमेंट का, जो कलकत्ता में उनका सेटलमेंट हुआ है, वो उसका बैकग्राउंड क्या रहा। इसके बाद हम समझेंगे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और लास्ट में हम देखेंगे वहाँ का जुडिशियल सिस्टम कैसा था। ब्रिटिश सेटलमेंट के बाद वहाँ पर लॉ एंड जस्टिस कैसे होता था। तो आज की वीडियो में हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड को जानना देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले 1690 में, ईयर हमें देखना है 1690। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था जॉब चार्नोक। इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में एक जो ट्रेडिंग सेंटर होता है ना, यानी जो ट्रेडिंग पोस्ट होता है, उसको इस्टेब्लिश किया। तो एक ट्रेडिंग सेंटर ये लोग वहाँ पर बनाते हैं, जॉब चार्नोक। और 1690 का ईयर था। और ये क्या करते हैं, जो गंगा नदी था उसका पूर्वी हिस्सा, यानी उसका जो ईस्ट वाला हिस्सा था, उस पर इन्होंने 3 विलेज ले लिए। जो 3 गांव थे वो ले लिए। किससे लिए? एक ज़मींदार से लिए। और ये तीनों गांव कौन कौन से थे? ये थे सुतानती, गोविंदपुर और कालीकट। तो यहाँ पर ये लोग ये सारे गांव ले लेते हैं और इस एरिया में एक किलेबंद व्यापारिक अड्डे यानी फोर्टिफाइड फैक्ट्री की स्थापना कर लेते हैं। अब ये जो इन्होंने किलेबंदी की, ऐसे करके जैसे मान लो ये किलाबंदी हो गई चारों तरफ, और यहाँ पर ये जो इन्होंने क्या किया, इस किले का नाम रखा फोर्ट विलियम। ठीक, क्या रखा? फोर्ट विलियम। तो यहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे मुगलों का शासन था तो बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों को दिक्कतें भी आई। यहाँ पर अनेक सारी मुश्किलों का कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कतों का सामना करना जो है, उनको दिक्कतें शुरू हुई। तो यहाँ पर ये जो किला था ये कौन से ईयर में बनना शुरू हुआ? 1696 में। 1696 में बनना शुरू हुआ था और 1702 तक ये बनकर तैयार हो गया था। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि तो आपको किले का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर क्या होता है कि अब ये यहाँ पे एक फोर्ट बना लेते हैं। किला बन गया, किलेबंदी कर ली यहाँ पे, और यहाँ पर इनको इसकी ज़मींदारी मिल गई। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। तो बैकग्राउंड में हमने समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लैंड मिल जाता है और वहाँ पर वे लोग क्या करते हैं, एक फोर्ट विलियम नाम का किला जो है वो बना लेते हैं। उस फोर्टिफाइड, उसकी किलेबंदी कर देते हैं। किसको मिलाकर करते हैं? उन तीनों गांवों को मिलाकर, जो हमने अभी पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर 1699 में जब फोर्ट मतलब जैसे कि बन जाता है उसके बाद, तो यहाँ पर क्या होता है, इन गाँवों को मिलाकर जब ये किला बन जाता है तो इसको बना दिया जाता है प्रेसिडेंसी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मद्रास में जब प्रेसिडेंसी मद्रास बन गया था तो वहाँ पर अपना गवर्नर, अपनी काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो 1699 में इसको प्रेसिडेंसी बना दिया गया, इस एरिया को। और इसका पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था वो भी गवर्नर और उसकी काउंसिल के द्वारा ही देखा जाता था। तो फोर्ट विलियम किले का जब निर्माण हो जाता है तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। फिर इसके बाद 1700 में गवर्नर की जो परिषद होती है, जो गवर्नर की जो काउंसिल होती है, उसके ही सदस्य को, उसके ही एक मेंबर को कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। और ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देख ही लिया है कि जब जैसे कि मद्रास को हमने देखा था कि प्रेसिडेंसी बनने के बाद गवर्नर उसकी काउंसिल चला रहे थे, ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही था कि यहाँ पर भी पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर और उसकी काउंसिल ही चलाते थे। और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
तो ब्रिटिश सेटलमेंट कलकत्ता में कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड हम समझ चुके हैं। बैकग्राउंड को समझने के बाद हमने समझा कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था। मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब वो प्रेसिडेंसी बन गया था तो वहाँ पर गवर्नर और उसकी काउंसिल चलाते थे। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसका जुडिशल सिस्टम, कि जुडिशल सिस्टम कलकत्ता में कैसे चलता था जब ब्रिटिश सेटलमेंट हो चुका था। तो यहाँ पर लॉ एंड जस्टिस के लिए हमें ये 3 कोड देखने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे काजी का कोड, उसके बाद ज़मींदारी कोड और कलेक्टर। सबसे पहले अगर हम काजी के न्यायालय की बात करें तो क्या होता था कि गांव में काजी का कोर्ट होता था और काजी ही उस कोर्ट का हेड होता था। इन काजी को सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मैटर्स डिसाइड करने का राइट दिया हुआ था। काजी को कोई सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन वो क्या करते थे कि क्रिमिनल्स पे जो भी फाइन लगाते थे, जो भी जुर्माना लगाते थे, उसी से वो अपनी सैलरी रख लेते थे। तो इस तरीके से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद आता है ज़मींदारी कोर्ट। ज़मींदारी कोर्ट की अगर बात करें तो जो ज़मींदारी कोर्ट होते थे ये सिविल केसेस डिसाइड करते थे, जो भी दीवानी मामले होते हैं उनको ये देखते थे और इन्हें कहा जाता था कचहरी। इस कोर्ट की अपील होती थी मुर्शिदाबाद में नवाब की कोर्ट में। अब नवाब जो बैठते थे वो मुर्शिदाबाद में बैठते थे, तो नवाब की भी एक कोर्ट होती थी, तो उसी में अपील होती थी इनके जजमेंट की। अब जमींदारी कोर्ट जो होते थे वो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते थे, लेकिन नवाब कोर्ट से मंजूरी इनको लेनी पड़ती थी। पहले नवाब की कोर्ट से मंजूरी मिलती थी, उसके बाद ही ये डेथ सेंटेंस दे सकते थे। इसके बाद आते हैं कलेक्टर। अब कलेक्टर कहाँ से चूज़ होते थे, मतलब कहाँ से अपॉइंट किए जाते थे, तो जो गवर्नर और उसकी काउंसिल में 4 से 5 मेंबर होते थे और एक गवर्नर होता था। तो उसकी काउंसिल के एक ही मेंबर को, मतलब किसी भी एक मेंबर को कलेक्टर नियुक्त कर दिया जाता था। तो क्योंकि जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी बन गया था, मैंने बताया भी है, जैसे कि मद्रास में की वाली वीडियो में जब हमने देखा था कि मद्रास जब प्रेसिडेंसी बन गया था तो उसके बाद वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर और उसकी काउंसिल चलाते थे। ठीक इसी तरह जब कलकत्ता भी प्रेसिडेंसी बन गया था तो वहाँ पर भी सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर और उसकी काउंसिल चलाते थे। तो उसी काउंसिल के एक मेंबर को कलेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता था और ये कलेक्टर क्या करता था, रिवेन्यू भी इकट्ठा करता था, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स भी डिसाइड करता था। तो कलेक्टर को यहाँ पर बहुत सारी पावर्स मिली हुई थी। ठीक, इसके अलावा शांति व्यवस्था भी बनाए रखता था। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए कलेक्टर्स को यहाँ पे पावर दी गई थी। लेकिन इसके लिए अगर मान लो कोई क्रिमिनल मैटर है और क्रिमिनल मैटर में वो समरी ट्रायल के द्वारा निपटाया जाता था, अगर मान लो कोई मैटर है तो उसके लिए कलेक्टर को जो जूरी होती थी उससे परामर्श लेना पड़ता था। ठीक, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कलेक्टर को काफ़ी सारी पावर यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का जुडिशियल सिस्टम चलाया जाता था। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरी व्यवस्था थी ये 1726 तक ऐसे ही चलती रही। 1726 में जब मेयर कोर्ट बन गए 1726 के चार्टर के द्वारा, तो उसके बाद ये पूरा का जो सिस्टम था ये ख़त्म कर दिया गया और मेयर कोर्ट बना दी गई तीनों प्रेसिडेंसी में, चाहे वो कलकत्ता हो, मद्रास हो या बॉम्बे हो। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट हुआ है वो 1690 से कलकत्ता में स्टार्ट हुआ है, जब उन्होंने एक फोर्ट विलियम जो था वो किला बनवाया। तो इस किले के साथ ही इनका यहाँ पर शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे इनका ट्रेड बढ़ने लगता है। उसके बाद अगर इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था तो ये गवर्नर उसकी काउंसिल के माध्यम से चलाते थे, जिस तरीके से मद्रास में चलाते थे जब वो प्रेसिडेंसी बन गया था। और लास्ट में हमने देखा जुडिशियल सिस्टम, यहाँ पे ज़्यादातर जो पावर थी वो कलेक्टर को दी हुई थी। ये सिविल, क्रिमिनल और रिवेन्यू सभी तरह के केसेस जो है ये निपटाया करता था। तो इस तरीके से जब तक 1726 का चार्टर नहीं आया, जब तक मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश नहीं हुए, जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उनमें इसी तरीके से अपना अपना जो जुडिशियल सिस्टम था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलता रहा। इसके बाद जब मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुए तो उसके बाद जुडिशियल सिस्टम में चेंज आ गया। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, हमने समझा है ब्रिटिश सेटलमेंट कलकत्ता में कैसे हुआ। पिछली जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट सूरत में हो, मद्रास में हो या बॉम्बे में हो, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सभी में ब्रिटिशर्स का जो सेटलमेंट है वो मैंने अलग अलग एक एक वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।